नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला सेट प्रैक्टिस आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, है ना। और आप सबको पता है ये पूरे तरीके से समर्पित है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर जो लोग बनने जा रहे हैं आपके लिए। और डेफिनेटली ये जो सेट डिज़ाइन किया गया है, आप सबको पता है कि जो बीपीएससी का भी ट्रेंड चल रहा है उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। बीपीएससी जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, वहीं से सारे क्वेश्चन भी मैं भी उठाया हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखे या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन दिखे। और यही कारण होता है कि क्वेश्चन आता भी है। आपने देखा अभी तक जितने भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, विद प्रूफ के साथ मैं आपके बीच में सारी चीज़ें देता भी हूँ, है ना। इसलिए सेट प्रैक्टिस का बहुत बड़ा योगदान होता है अगर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। देखिए, आप लोग कंजूसी ये करते हैं ना, वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, जो कि सब कुछ आपके लिए लेके आए हैं। और आप सबको पता है कि जितने भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कंटेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है सर्वोत्तम है। कहीं ना कहीं इस स्तर को कंप्लीट वो लोग कर चुके हैं, है ना, सभी एक्सपीरियंस वाले हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, इसका पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ, चाहे करंट अफेयर्स हो या बाकी सेक्शन हो, वो फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगा, कौन सा होगा। आइए देख लेते हैं। बहुत आसान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हाँ, जब तक आप यहाँ से ये निकालने नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा, तुक्का लगाने पे आंसर हो जाएगा गलत। तो ये आपको निकालना होगा, ठीक है। आइए मैं आपको सिखा देता हूँ, आज के बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड का, ये ऊपर वाला जो होता है ना, ये परमाणु भार होता है, और नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसे परमाणु संख्या बोलते हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड। ऊपर वाला जो है 242, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो परमाणु भार बोलते हैं इसे, ठीक है, परमाणु भार। नीचे वाला जो 94 है, इसे हम लोग परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए परमाणु संख्या, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे बता देता हूँ, आज के बाद गलती मत करिएगा। देखो यहाँ पे एक तो आप लोग का परमाणु संख्या हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि परमाणु भार हो गया, ठीक। उसके बाद आपसे पूछता है न्यूट्रॉन की संख्या पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई न्यूट्रॉन संख्या क्या होगा। उसके बाद आपसे प्रोटॉन की संख्या पूछ लेता है, ये सारे पूछे जाते हैं, वही मैं लिख रहा हूँ ना, और ये आसान है निकालना, देखिए ना, अभी यहीं से सब निकल जाएगा। तो प्रोटॉन संख्या निकाल सकते हो, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या आप निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा इसे देख लीजिए भाई, सूचित इसे किससे करते हैं। तो देखो, ये परमाणु जो संख्या आप देख रहे हैं ना, इसे हम लोग जेड से दर्शाते हैं। परमाणु द्रव्यमान को, जैसे परमाणु भार कहते हैं हम लोग, है ना, तो इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए से दर्शाते हैं। न्यूट्रॉन को जाहिर सी बात है, न्यूट्रॉन संख्या की बात करें तो एन से दर्शाते हैं। प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से, है ना, दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ बेसिक बातें जो कि आपके एग्जाम में यहीं से एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो क्या दिया था, आपसे दे ही दिया है ना। ऊपर वाला जो है इनका, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 242 जो है, ये क्या परमाणु भार है। तो 242 क्या है भाई, ये आपको दिया है परमाणु भार 242। परमाणु संख्या भी आपसे दिया है, ये कितना है, तो 94 है। एकदम समझ लीजिए, आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप देखो, तो जो परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक जो नंबर होता है, जो नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वही जो है प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर ये 94 है तो ये भी 94 हो जाएगा, हाँ ये भी 94 हो जाएगा। उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होता है, ये भी 94 ही हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होता है आप सबको पता होना चाहिए। ये परमाणु के नाभिक है ना, ये परमाणु है, और परमाणु के अंदर जाहिर सी बात है नाभिक रहता है ये, और इसमें क्या रहता है, तो आप कहेंगे सर ये प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वही क्या होता है, ये परमाणु भार होता है ऊपर वाला। पीएन तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहता है, इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है इसके कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। ये सब बेसिक बातें आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, 242 में से क्या करिएगा, परमाणु संख्या माइनस कर दीजिएगा, है ना।
तो जब परमाणु संख्या कितना है 94 है, माइनस करिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो माइनस करिएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर इधर से जो है ये 2 है तो 12 बन गया, यहाँ से 5 लिए हैं तो 12 में से 4 गया 8 हो गया, ये बच गया फिर से 3 ही बचेगा, तो अब यहाँ से 5 ले लो, तो आप कहेंगे सर ये बच गया फिर 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, तो 9 4 13 और ये 1 बच गया, तो 148 जो है ये क्या निकल के आ गया, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सर न्यूट्रॉन की संख्या भी हम लोग निकाल लिए, कितना हो गया 148। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 148। तो आराम से आप निकाल लिए हैं। आज के बाद उम्मीद करते हैं कि कभी गलत आप क्वेश्चन को यहाँ से नहीं करेंगे। देखो यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला है। ठीक है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या वही होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होता है। ठीक है, परमाणु भार में से या तो आप परमाणु संख्या को निकालिए या फिर आप जो है प्रोटॉन संख्या को निकालिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, न्यूट्रॉन संख्या निकल के आ जाएगा, है ना। दोबारा सुन लीजिए, परमाणु भार में से आप या तो परमाणु संख्या को निकालिए या फिर आप क्या करिए, प्रोटॉन संख्या को निकालिए, तो क्या निकल के आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या। क्योंकि आप सबको पता है कि जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या होता है ना, और उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होता है। तो देखो भाई 3 चीज़ें सेम होता है, एक तो परमाणु संख्या, उसका प्रोटॉन की संख्या और उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको चीज़ों को समझना है। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बैच में पढ़ाया हूँ, फाउंडेशन बैच में जो क्लास चल रहा है डिटेल में पढ़ाया हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये सेल्फ प्रैक्टिस है। तो आप लोग क्या करिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, सोडियम, तो जाहिर सी बात है इसका जो है परमाणु संख्या 11 होता है और इसका जो है परमाणु भार जो है ये 23 होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन ये है। देखो भाई मैं पुनः कह रहा हूँ, जो अभी मैं आपको सोडियम का दिया हूँ निकालने के लिए, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या जरूर निकालिएगा, जो तरीका बताया हूँ, है ना, उसी से। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव का आविष्कार किया था। तो आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते ही हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था बैकुरल। पूरा नाम क्या है भाई, तो अंटोइन हेनरी बैकुरल, जो कि ये एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। और इन्होंने, थोड़ा सा एक बात को और ध्यान रखना, कब ये डेट पूछ लेता है, तो 1896 ईस्वी की बात है। इन्होंने जो है सर्वप्रथम रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, और यह खोज इन्होंने एक पदार्थ में किया था। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में कि सर हम आपके साथ कैसे जुड़े पेड क्लास में। देखो भाई, जो कि ये कंप्लीट क्लास शुरू हुआ है और कंटेंट जो दिया जाता है, जो पढ़ाया जाता है एकदम जीरो से। आप 10,000 20,000 दे के भी कहीं पे पढ़ते हो ना, तो इतना अच्छा कंटेंट और ये मटेरियल, और एकदम जीरो से, साइंस की बात करिए या आर्ट्स वाले सेक्शन की बात करिए, रीजनिंग की बात करिए या मैथ्स की बात करिए, एकदम जीरो से पढ़ाया जाता है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, ये बैच जो है सेकेंड स्लॉट इसका शुरू हुआ है कल से, है ना, 18 सितंबर से। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। पिछले क्लासेज जिनको छूट जाता है ना, तो ऑलरेडी क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, तो पिछले क्लासेज भी आपको मिल जाता है। सारे सेक्शन का प्लेलिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, तो जो सेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसका भी प्लेलिस्ट बना देता हूँ, जो प्रेजेंट टाइम में चलते रहता है उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा। तो इसका फ़ी मात्र जो है, ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें टेस्ट भी शामिल है 30 फुल लेंथ, तो इसका फ़ी है मात्र 1499। सारे सेक्शन का आपको वीडियो क्लास मिलता है ना। वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगा। नए पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चंस होंगे। इसमें प्रत्येक विषय का आपको हैंडरिटेन नोट्स PDF मिलता है, कुछ डिजिटल फॉर्मेट में भी नोट्स मिलता है। यहाँ पे 30 की जगह इधर यहाँ पे 50 फुल लेंथ टेस्ट अब मिलेगा। इसमें वीडियो क्लासेस में मिलता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में, BPSC का PYQ, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो है चीज़ें नहीं है, कैसे पढ़े, है ना, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130। इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्या करिएगा, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, है ना, ये नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, देख सकते हैं। ठीक है, यही नंबर है यहाँ पे। तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। उसका पेमेंट जैसे ही हो जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट करके ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 93 वाला नंबर, उस पर भेज दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख के, उसके बाद मैं आपको सेम टाइम में एट अ टाइम बैच में जोड़ दूंगा। क्लास शुरू है तो एक जगह सारे कंटेंट सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
जिनका भाई सारे सेक्शन ठीक है, जिनको लगता है कि सिर्फ मुझे टेस्ट ही देना है, तो भाई हम आपके लिए सिर्फ टेस्ट भी लेके आए। यूट्यूब पे तो करवा ही रहे हैं, लेकिन पेड बैच में भी टेस्ट है, जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ विथ एनालिसिस भी मिलता है। इसमें टोटल 50 टेस्ट है, देख रहे हो भाई। और टेस्ट में क्वेश्चन वही लिया गया है जो टू द पॉइंट जिस टॉपिक से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है उसी टॉपिक से उठा के। टोटल कुल जो है यहाँ पे 50 टेस्ट है, और इसका फ़ी जो है 499 है। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है, नंबर वही है और पेमेंट का नंबर वही है। तो आप जाहिर सी बात है, जो लोग इस बैच में आएंगे तो आपको टेस्ट करने की अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैथ्स का भी टेस्ट है, उसमें भी मैथ और रीजनिंग का 50 टेस्ट है, उसका भी फ़ी वही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे सब कुछ सर्वोत्तम है, मैं पुनः कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं, उनका कहना है कि सर मैं जुड़ा तो था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा के भगा दिया। भाई ऐसा यहाँ पे नहीं होता, आपको प्रॉपर कंप्लीट जो है मटेरियल और 1-to-1 मेंटरशिप मिल रहा है। मान लो कि मैथ्स में कहीं भी फंस गए हो, रीजनिंग में कहीं भी फंस गए हो, साइंस में कोई नॉमेरिकल में फंस गए हो, तो सब यहाँ पे 1-to-1 आपको गाइड किया जाता है और समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संचारण के उदाहरण है, बताइएगा इसका आंसर सभी लोग। अब बताइए इसका आंसर सभी लोग। ठीक है, मैं फास्ट में लेके जा रहा हूँ। संचारण का उदाहरण है, तो जो लोग आंसर टिक कर रहे हो डी, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चूँकि मैं आपको बता दूँ संचारण का मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो, वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं पर जो है क्या होता है, धातुओं का क्षय होता है, धातु में कमी आता है, उसे ही हम लोग संचारण कहते हैं। भाई आप ये सर हमें समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल दे दीजिए। एक ही नहीं, मैं कई सारे एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप लोग नहीं बोलते हैं कि लोहे पर जंग लगना, ये क्या है, संचारण का उदाहरण है। लोहे पर जो है भूरे रंग की परत बनना, यह भी संचारण का उदाहरण है ना। इंग्लिश में हम लोग इसे डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक ना, डिस्ट्रैक्शन। और कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे तांबे पर हरे रंग का जो है परत बनना, यह भी क्या है, संचारण का उदाहरण है। सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, यह भी है संचारण का, संचरण या संचारण बोलिए, ये भी उसी का उदाहरण है। तो आप कह सकते हैं सर ये सभी इसका मतलब सही था। हाँ बिल्कुल सही था। तो आंसर क्या होगा इसका, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, गलती मत करिएगा, आज के बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है मैं बार बार कहा जो आता है। भूपर पट्टी में क्वेश्चन है भाई कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग ऑक्सीजन बोलेंगे, है ना। भूपर पट्टी पर जो है जो ये तत्व है, ऑक्सीजन की संख्या कितना है सर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ऑक्सीजन की संख्या 48 दशमलव क्या है, 8 है। सिलिकॉन कितना है सर, तो आप कहेंगे सिलिकॉन है 27 दशमलव, लिख देता हूँ यार, 27 दशमलव कितना है, 72%। ठीक है, ये प्रतिशत लिख लो यहाँ पे। और यहीं पे मैं बात कर लूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कितने लोग सही टिक कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ भाई। नाइट्रोजन मत, बहुत सारे लोग मुझे पता है कि 78% नाइट्रोजन कर देगा। भाई ये नहीं है, वायुमंडल में ये है। नाइट्रोजन के भूपर पट्टी पर संख्या बहुत कम है, 0.002% है। ठीक है ना, तो गलती मत करिएगा यहाँ पे, है ना। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, मुझे पता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया था कि भाई गलती करोगे आप लोग, तो गलती नहीं करना है। यही तो एग्जामिनर भी आपसे ऐसा ही खेलता है, इनसे बचिए। मैग्नीशियम कितना है सर, मैग्नीशियम कितने लोग बता सकते हो मैग्नीशियम का। एल्युमिनियम तो मैं बता दिया हूँ पहले वाले टेस्ट में भी, मैग्नीशियम का बता दो आप लोग। चलो मैग्नीशियम का कितना प्रतिशत है बताइएगा इसका, हालांकि इसका आंसर भाई ये होगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब अच्छा कंसेप्ट होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, है ना। तो भाई देखो, अब कितने लोग बता सकते हो इसका आंसर, पहले बताओ। मुझे पता है सभी लोग आंसर इसका तो ये टिक करेंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन इसके पीछे का कहानी अलग है। देखो भाई, जो माणिक्य आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इसमें मौजूद जो होता है ना, ये क्रोमियम का अंश होता है और ये लाल रंग प्रदान करता है। और वहीं जो ये नीलम की बात करूँ ना, सॉरी नीलम मैं बोल रहा हूँ, नीलम की बात करूँ, इसमें लोहा होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, निकिल होता है, ये सब इसमें तत्व उपस्थित होता है। और ये नीला, पीला, हरा आदि रंग का पाया जाता है। तो ये मिश्रित जो रूप जो होता है ना, इसका जो सूत्र होता है मिश्रित रूप का एल्युमिनियम ऑक्साइड का, आप सबको पता होना चाहिए, Al2O3 होता है। ठीक है, कई बार इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र पूछ लेता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा और गलती मत करिएगा यार, ऐसे क्वेश्चन है ना। सिलिकॉन यहाँ पे ऑक्साइड मत टिक कर दीजिएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन पे, बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित में से परत विद्यमान रहता है, कौन सा परत चढ़ा दिया जाता है बताइए। बिल्कुल आप कहेंगे सर यसद लीपन या फिर जस्ता, कहें ना, जस्ता का लीप लगा दिया जाता है, जिंक का। जिंक का लीप क्या करता है भाई,
लगा देता है। तो यसत का मतलब होता है जिंक ही होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि जस्ता एक तत्व है, जिंक क्या है, एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण के लिए, प्रतिरक्षण मतलब कि बचाने के लिए किया जाता है ना। तो आप सबको पता है कि जस्तीकृत लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल, खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है, और लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहेंगे सर जस्ते का पॉलिश चढ़ाते हैं, और इसी को ना हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे कई बार ना गैल्वेनाइजेशन दे देता है ना। अब एग्जामिनर कई बार क्या करेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ गैल्वेनाइजेशन करके दे देता है ना, जेशन, इसी को हम लोग ना कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा शब्द वही है, बस आपके पकड़ अच्छे होने चाहिए टॉपिक पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में है। अब देखो बता दो, ऐसा क्वेश्चन तो आप गलत करिएगा तो फिर दिखते होगा, बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन होगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर है ना ठोस अवस्था में रह सकता है, आयोडीन। बाकी आप जो देख पा रहे हो कौन कौन सा, तो आप कहेंगे सर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये नहीं रह सकता है, ठीक है। तो एसटीपी पर जो है क्लोरीन, फ्लोरीन गैसें है, और ब्रोमीन क्या है, द्रव है। तो आयोडीन एक जो है नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है पदार्थ है, आप सबको पता होना चाहिए, जिसमें चमक होती है। और इस तरह आयोडीन की मैं बात कर लो तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जो है कह रहा है कि सीओ समूह का जो है आबंध क्रम क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो बिल्कुल इसका डी हो जाएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक उत्पाद में किया जाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो, ग्लिसरॉल राइट आंसर, बिल्कुल सही है। देखो भाई ग्लिसरॉल एक जो है ना कार्बनिक यौगिक है, यह जो है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और इसमें जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनता है, ध्यान रखिएगा। और इसीलिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते भी आपसे, है ना, तो माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक, अपमार्जक है, अपमार्जक क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर यह जो है शोधन अभिकर्ता है। अपमार्जन साबुन से थोड़ा भिन्न सफाई करने वाले पदार्थ है, साबुन से थोड़ा सा अलग है। ये कठोर जल से क्या होता है, कपड़ा धोने के काम में आता है, कठोर जल से। और क्योंकि अपमार्जक कठोर जल से उपस्थित कैल्शियम और इसमें मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अविलीय अवक्षेपण नहीं होता है या फिर नहीं बनाते हैं, यही कारण है कि ये कठोर जल के साथ अधिक झांक देते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कपड़े से क्या करेगा, मैला निकालेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है नहीं है। ये 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आगे फिजिक्स का भी क्वेश्चन है और बायो का भी क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कौन सा सम्मिलित, ये क्षेत्र है और ये मुख्य संसाधन है, बताइएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हाँ, ठीक है ना। क्लोहन की बात कर ले तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बिल्कुल सुमेलित है। क्लोहन जो है ये खनिज संसाधन के लिए जाहिर से पता जाना जाता है। कच्छ की बात करें तो ये जल संसाधन के लिए है, लेकिन क्या बोल दिया है, कच्छ का मैदान आप सबको पता ही है, तो ये जल संसाधन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन क्या बोल दिया है कि ये वन संसाधन है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है भाई, ये जल संसाधन हो जाएगा राइट आंसर। मालाबार तट सभी लोग आप जानते हैं, ये जल संसाधन के लिए मालाबार तट। मध्यगंगा का मैदान ये मृदा संसाधन के लिए, मध्यगंगा के मैदान में मृदा संसाधन के लिए उपयुक्त है। तो गलत आपको ढूंढना था, तो आंसर क्या होगा, ये बी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकादमी है ये कहाँ पे है। डेफिनेटली इसका राइट आंसर आप लोग जो टिक कर रहे हो हैदराबाद, ये सही दे रहे हो, हैदराबाद ही होगा, है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जिसे हम लोग NAARM कहते हैं, हैदराबाद में है। इसकी स्थापना कब हुआ था सर, तो आप कहेंगे सर ये 1976 ईस्वी में, ये कई बार स्थापना इसका पूछ लेता है। और किसके द्वारा किया गया था, तो आप कहेंगे ICAR द्वारा की गई थी स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन जो है कोयले क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित। अच्छा एक मिनट जस्ट वेट। क्वेश्चन था कि भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन जो है कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल ये भद्रावती की बात कर ली, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। बाकी बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया, कुल्टी जो आसनसोल है, ये सब आप सबको पता है कि कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखो भाई लौह एवं इस्पात उत्पादन क्षेत्र में बोकारो, दुर्गापुर,
कुल्टी आसनसोल कोयला क्षेत्र के पास जो है अवस्थित है, जबकि भद्रावती है ना ये काफ़ी दूर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। झारखंड में कोयला की खनिज स्थित है कहाँ पे? अब देखो बताओ। बिल्कुल झरिया में, सभी को पता है भाई झरिया में। देखो ना, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है ना, और ये अधिकांश जो है कुकिंग कोयला का भंडारण यहीं पर स्थित है। जबकि जमशेदपुर की बात कर ले तो यह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये सब आपके माइंड में रहना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय केला अनुसंधान, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बताइए। यहाँ पे आंसर देखिएगा, किधर चला गया भाई, यहाँ पे आंसर देख लीजिए कहाँ पे होगा। त्रिची में है, या भुसावल में है, या पुणे में है, या सहारनपुर में है? हाँ बिल्कुल 15 नंबर का ये त्रिची में है। देखिए भाई, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये तमिलनाडु का त्रिची नाम सुना होगा, ये तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु के त्रिची में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था भाई? तो ये 1993 ईस्वी में, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये भी ICAR के द्वारा किया जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्थी हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? बिल्कुल बी, ये चिनाब नदी पर है, और ये न्यूज़ में था अभी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ। दुलहस्थी हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले, सही सुन रहे, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। और ये जो संयंत्र केंद्र है ना, इसमें देखा जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। दुलहस्ती की बात कर ले तो यह 390 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? बिल्कुल ये छोटा नागपुर का पठार, कई बार बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और बार बार ना अलग अलग लैंग्वेज में दे के प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखना। देखिए भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर का, इसका मैक्सिमम हिस्सा झारखंड में पड़ता है, ध्यान रखना, है ना। तो ये समृद्ध है, और भारत का जो ना रूर प्रदेश के रूप में भी इसे जानते हैं। कौन सा? तो रूर प्रदेश किसे कहते हैं? क्योंकि जहाँ पे भारतीय खनिज होगा उसे रूर प्रदेश कहेंगे, है ना, तो इसीलिए भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है इसी। नेक्स्ट है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः बस्ती मिजोरम में बस्ती मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि बिल्कुल इसमें जो है घाटियाँ घटकों की अपेक्षा ठंडी है। बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आराम से आप। नेक्स्ट है आपके सामने, मेथॉन बेलपहाड़ी एवं जो है तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथॉन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध। बिल्कुल, मेथॉन बेलपहाड़ी तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की जो सहायक नदी है ना, दामोदर मत टिक कर दीजिएगा, दामोदर देता है, तो दामोदर की सहायक नदी है बड़ाकर। क्या नाम है इसका? ये बड़ाकर है, इसी पे है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहीं पे क्या किया गया है भाई, बराकर नदी पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रथम चरण किया गया था, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शब्द को पकड़िए। यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह है और प्रमुख राज्य है, तो आइए मिलाते हैं भाई। कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं? आंसर आप लोग सभी गलत आप ढूंढिए। अगला है, यहाँ पे देखो, ये क्या नाम है इसका? मरमुर गाँव, है ना, ममूर गाँव, ये गोवा में है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा जो है पारादीप जो है ये उड़ीसा में है, ये भी सही आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये उड़ीसा में है। अगला जो आप देख पा रहे हैं मंगलौर, ये कर्नाटक में है, ये भी आप कहेंगे सर ये भी सही है, ठीक है। तो क्या सब सही है क्या? अब ये मुंद्रा है, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं, बल्कि ये मुंद्रा जो है ना गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, यही गलत था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, है ना, गया वो जमाना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में कपास औसतन उत्पादन में सर्वाधिक है? तो जाहिर सी बात है कपास के लिए कौन प्रसिद्ध होगा? बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो भाई, डी आंध्र प्रदेश सही है। आप कहिएगा क्या ये सबसे ज़्यादा करता है क्या? नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं करता है। अगर यहाँ पे तमिलनाडु रहता है ना, तो आंसर तमिलनाडु होता, क्योंकि आंध्र प्रदेश की बात कर लेना तो ये लगभग अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो डेटा आया है लगभग 454 ये दशमलव कुछ है ना, 43 है किलोग्राम पर हेक्टेयर ये उत्पादित करता है। लेकिन तमिलनाडु यहाँ पे कितना कर लेता है भाई? तो ये 778.63 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये उत्पादित करता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक संस्था है, उस संस्था के अनुसार बोलता है कि भाई
पंजाब सबसे ज़्यादा ये उत्पादन करता है, लेकिन भाई आंसर ये नहीं देता ऑप्शन में, ऑप्शन यही सब रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेगुड़ किसका नाम है? रेगुड़ मिट्टी है भाई, तो बिल्कुल ये हम लोग काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? आइए देख लेते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात रेखा नदी पर है, बिल्कुल ये सही है। ये भी आप देख सकते हो, जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर है, और दासुंग की बात कर ले तो यह कांची नदी पर है। बाकी ये जो लोध की बात कर ले तो ये बराकर नदी पर नहीं है, कौन सी नदी पर है? तो ये झारखंड का एक नदी है, बूढ़ी नदी है ना, झारखंड में पड़ता है ये, बूढ़ी नदी है, उसी पर है ये, ठीक है। तो आंसर ये डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बिल्कुल ये लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप का लोकेशन आप लोग को पता है ना कहाँ पे है? यूटी है भाई, है ना। ये टोटल 36 द्वीप से बना, यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है ना। ये सबसे छोटा यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, तो ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन है, कितने लोग बता सकते हो? कमेंट सेक्शन में बता दो इसका आंसर, सबसे बड़ा कौन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, क्या नाम है? ये पूछ रहा है। बिचंद्री पाल सबको पता है, ये इन्होंने कब, तो 1984 ईस्वी में जो है क्या किया था भाई, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है, 1984 में ही, समझ रहे हैं ना भाई। अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, ये पिछले वाले भी शायद क्वेश्चन में था, बताओ। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है, और लगभग सेनोजोइक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है ना, चूँकि ये बाह्य हिमालय बोलिए या शिवालिक बोलिए, है ना, तो ये लगभग 5 से कितना, तो 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व जो है इस टाइम पीरियड को माना जाता है, सेनोजोइक काल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइएगा। तो 27 का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं भाई, ये नॉटिकल से क्या करते हैं भाई, जहाज़ों की चाल को मापते हैं, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मिल से नॉटिकल मिल की बात करें तो नौ संचालन के प्रयुक्त दूरी की इकाई है ना, आप सबको पता है। एंगस्ट्रॉम की बात कर ले तो ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है ये, और प्रकाश वर्ष की बात करें तो आप सबको पता है कि ये दूरी का इकाई है, ये गलत बोल दिया है कि ये समय मापन की इकाई है ना। तो प्रकाश वर्ष से क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं बल्कि दूरी मापन की इकाई है ना। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 28, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है ना। तो आप सबको पता है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 माइक्रोन बराबर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप देख रहे हो 10 में 1/6 को शून्य से जो है आपको क्या करना, भागा देना, तो कितना छोटा है। अब नैनोमीटर में क्या है भाई, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यहाँ पे सबके पीछे मैं 1 लिख देता हूँ, तो आप कह सकते हैं सर ये 10⁻⁻, सब पे 9 माइनस ही होगा, 9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये जो है 10⁻10 ये 10⁻−10 मीटर होता है। और 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 1 फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। तो जिस पे आप देखेंगे तो माइनस का पावर है, तो ये सबसे कम होगा, तो जाहिर से बात आंसर क्या होगा, डी होगा। तो ये डेटा सब ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, जो लोग पेड बैच में होंगे फाउंडेशन में, या खुद से भी आप पढ़ रहे होंगे, तो ये सब आपको माइंड में रखना है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता वह है, ऑप्शन दिखा दूँ, देख लीजिए ऑप्शन है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, और डेफिनेटली आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो हर एक नहीं, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर, है ना। ये जो है जैसे हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कई जगह अभ्यंतर परावर्तन भी लिखा रहता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का दूरस्थ जो है ना, सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन की आप रटने बैठेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो अगर आपने डायग्रामिकली पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे, है ना। यहाँ पे इतना प्यारा सा इंडिया है, और ये सबसे अक्षांशीय जो बिंदु है भारत का, कहाँ से वो करता है, यहाँ पे आप सबको पता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे आंसू की तरह श्रीलंका है। अब आप बता दो, अब दक्षिणतम बिंदु बोला है, ठीक है, इधर का, ये ऊपर वाला नहीं बोला है,
बिल्कुल, जो लोग सी टिक कर रहे हो, इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है भाई, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। तो आंसर क्या होगा? सी। मुख्य भूमिका अगर अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन होगा, मुख्य भूमि का, तब कन्याकुमारी होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला है, मुख्य भूमि नहीं बोला है, तब ये हो जाएगा यहाँ पे कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ पे, सॉरी मैं पीछे तो कन्याकुमारी बोल रहा हूँ, ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है ना। ग्रेट निकोबार द्वीप को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा, बस जो इतना है आपके एग्जाम के लिए बस बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। नाभिकीय ऊर्जा, बताइए सभी लोग, आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल, इसका ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा, INS चक्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्वचालित कलाई घड़ियों में जो आप हाथ पे बांधते हो ना, ऊर्जा मिलती है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा मिलती है, कैसे ऊर्जा मिलता है, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल जो लोग बी टिक करो, बैटरी से मिलता है ना, बैटरी से मिलता है भाई, बैटरी से ही मिलता है। बैटरी से मिलता है क्या? बैटरी नहीं होगा भाई आंसर। अब मुझे पता है कि सभी लोग आप सही मार लिया। देखो क्या कर रहे हैं, स्वचालित कलाई, स्वचालित मतलब कि ये आप कलाई पे बांधते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है भाई, क्योंकि आपके हाथ के संचलन से ही इसमें ऊर्जा मिलता है। तो आप इसे क्या बोलेंगे कि जो स्वचालित घड़ियाँ होते हैं, ये हाथ के विभिन्न संचलन से इसका भाई ऊर्जा मिलता है। और आप इसे 2 से 3 दिन मत नहीं पहनिए ना, तो ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, CNG क्या है? आप सबको पता है CNG क्या है? हाँ बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है, क्योंकि यह जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अगला क्वेश्चन है भाई, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका क्रम, पूछा है, तो बिल्कुल डी हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होता है ना। गिलास बहुत कायदे से विथ डायग्रामिकली पढ़ाया हूँ, बताइए ये जो टुकड़ा जाएगा तो क्या होगा पानी का स्तर? बिल्कुल सी वही रहेगा, जो कि जाहिर सी बात है, जब बर्फ़ गिलास के पानी में डालते हैं ना, तो जितना स्तर चाहिए इनको, तो वो क्या करता है वह पहले ही वो हटा देता है पानी को। तो अपना स्तर, उनको जितना जगह चाहिए तो वो तो ले लेगा, तो भाई पिघलेगा तो पानी का स्तर वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये एग्जामिनर जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है कि भाई बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोग आंसर टिक करते हैं कि ये बढ़ जाएगा, बढ़ता नहीं है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कहाँ पे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया हो ताकि सोचो तब बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी टिक कर दो। बिल्कुल बी हो जाएगा। देखो रात और दिन, मैंने कल वाला क्वेश्चन भी पढ़ा था, है ना। ये जो है ग्लोब है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो कि ग्लोब के बीचों बीच हम लोग क्या करते हैं, ये काल्पनिक रेखा सभी का सभी, और इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है ना भाई, यहाँ पे 12 घंटा दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो जाहिर सी बात है, क्या बोला था, दिन और रात की अवधि बराबर होगा, तो यही तो आंसर होगा भूमध्य रेखा पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलो, अब सिर्फ चुटपुटिया सब क्या करता है कि ABC करके आपको करवाते रहता है और आप लोग उसी को देखते रहते हैं, जो पे अच्छा लगता है। तो कंसेप्ट बाबू जरूरी है, एग्जाम क्लियर करना है। तो अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। अब जो गुरुत्वाकर्षण नहीं पढ़ा होगा, कैपिटल G का मान, स्मॉल g का मान क्या होता है, वो क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। आप कुछ लोग रट लेगा तो जाहिर सी बात है, अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट जरूरी है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और मैं पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये मान लो कि ग्लोब है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये क्या है भाई, ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना ध्रुव पे G का मान 0 होता है, और इसके ऊपर जैसे जाओगे तो G का मान बढ़ता है ना। ये सर्वाधिक यहाँ पे G का मान होता है, यहाँ पे इस जगह पे। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे G का मान सर्वाधिक होगा, लेकिन जैसे ही आप इसके सतह से, पृथ्वी से ऊपर जाओगे, तब G का मान में कमी आता है, घटता है चंद्रमा के। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलती मत करना। क्या क्या ध्यान रखना है भाई, देखो एक बार मैं पुनः समझा देता हूँ, आज के बाद आप गलती मत करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी से चंद्रमा पे जाओगे तो G का मान हल्का हो जाता है ना, घटता है। अब देखो पृथ्वी के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो G का मान जो है एकदम 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र पर 0 हो जाएगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ध्रुव देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आता है, अधिकतम मान होता है यहाँ पे,
चाहे उत्तरी ध्रुव बोले या दक्षिण ध्रुव बोले। तो जाहिर सी बात है, आप सोचो कि अगर ये ध्रुव से आप किधर आओगे तो केंद्र की तरफ आओगे तो मान क्या करेगा, घटेगा। और सेम कंडीशन इधर भी होगा, यहाँ पे जो ना ध्रुव से केंद्र की तरफ जाओगे तो मान घटेगा। अब देखो इधर से केंद्र से ध्रुव की तरफ जाओगे तो मान बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रहे सतह से आप चंद्रमा पे जाओगे तो ऊपर भी मान घटता है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, मैं बहुत कायदे से बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें बैच में, ठीक है। तो इसका आंसर हालांकि बी हो जाएगा। और आप सबको पता है कि कैपिटल जी का मान ना पृथ्वी के अलग अलग जगह पे मान अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी की अपेक्षा एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान रखना, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है 1/6 होता है। बहुत कायदे से मैं बताया हूँ, ये सब उसमें फिजिक्स में पढ़ाया हूँ, है ना। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो कि संसार की छत किसे कहते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सी हो जाएगा, पमीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। यार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा ना, पमीर का पठार आप देखेंगे ना तो आप मैपिंग किया होगा तो पमीर का पठार आपको यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे पमीर का गांठ है ना, इधर से भी आ रहा है पहाड़ी, इधर से, ये इसी को पमीर का गांठ कहते हैं। तो संसार का छत इसे कहा जाता है, पमीर पठार। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है 39 का, निम्नलिखित कारकों पर विचार करना है 39 का, इसका बी हो जाएगा। अब देखो बी क्यों होगा, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। तो देखो ये सब करता है जो आपको दिख रहा होगा, ये खाली नहीं करता है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता, बाकी पृथ्वी का आवर्तन होना चाहिए। ये आवर्तन जो देख रहे हैं ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं ना, परिभ्रमण कहते हैं, ध्यान रखना कन्फ्यूजन है। वायु दाब और हवा ये भी भाई इसे प्रभावित करता है, और महासागरीय जल का घनत्व ये भी करता है, लेकिन पृथ्वी का परिक्रमण क्या करता है, ये प्रभावित नहीं करता है। डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब, बस इतना समझो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो जाहिर सी बात है आपने अच्छा द्वीप बोला है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है, महाद्वीप नहीं बोला है, द्वीप बोला है। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये पूछ रहा है। बिल्कुल ये हो जाएगा, जो बोर्नियो द्वीप है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, सर्वाधिक है ना। मेडागास्कर उससे छोटा है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम में सर्वाधिक भंडार है ना, यूरेनियम में सर्वाधिक भंडार है, सॉरी यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है टारनेडो एली कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका सी हो जाएगा, मिसिसिपी, वहाँ का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मिसिसिपी मैदान है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोरखपुरी, जिसका नाम है फिराक गोरखपुरी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग जो है पुर्तगाल के अधीन बना रहा। अच्छा क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसका गोवा बना रहा, और गोवा को आप सबको पता है भाई कब आज़ाद किया गया था, तो 1961 में, है ना। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है। तो बताइए, हाँ बिल्कुल, जो लोग साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है ना। नेक्स्ट है भाई, साहित्य नहीं होगा यार, भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान एवं इस वाला हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जो है बॉयज़ स्काउट, जिसे हम लोग बाल चढ़ कहते हैं, और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका नाम है बेडेन पावेल को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की किसके द्वारा की गई थी ये पूछ रहा है। आंसर बिल्कुल यहाँ पे जो है सर पी लॉरेंस के द्वारा। इसके दो अन्य सदस्य भी थे, आप सबको पता है, अस्टफोर्ड क्रिप्स और एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर, है ना, एवी अलेक्जेंडर। तो ये था, हालांकि ये पूछा था आपसे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन पूछा था। देखो भाई ये क्वेश्चन ना बीपीएससी वाले में उसमें करवाया था, बीपीएससी का जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें करवाया था। और देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पे, आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये अभी 71st बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन, आप जाके देखिएगा। और ये देखो क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ एकदम रट जाओ, है ना। तो इसका आंसर, अब बहुत सारे लोग ना वो अली जिन्ना को बोल रहा है, मैं देख रहा था वो जो सोल्यूशन करवा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत है, मोहम्मद इकबाल होगा। देखो यहाँ पे हुआ ये था ना, 1930 में मुस्लिम लीग के जो है इलाहाबाद अधिवेशन में, दोबारा सुनिए, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की जो है अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था 71st बीपीएससी में, 71वीं बीपीएससी में, जाके आप देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? जाहिर सी बात है फिरोज शाह मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा भाई? फिरोज शाह मेहता, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉमर्स की स्थापना किसने की? तो जो लोग यहाँ पे बी टिक कर रहे हो, लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही है ये, है ना। कब किया था ये? 1901 ईस्वी में किया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट मतलब कि कॉमर्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि भाई देसी नरेशों के जो है राजकुमार और वो जो सामंत थे, उनके सामंतों के पुत्र को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन जो है यहाँ पे करवाना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं ना, पेलियो है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। आपको मैं बता दूँ, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत जो हम लोग जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो जीवाश्म है इसमें नहीं है, इसलिए आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। रेशम कीट पालन को कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जो है जल का संग्रह कर लेते हैं, ठीक है ना, आंत में जल का संग्रह करता है, तो डेफिनेटली ऊँट ऐसा काम करता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन है कि आर्किबैक्टीरिया के जो है एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। तो इसका भी यहाँ पे मेथेन के आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? यहाँ पे बोला है नहीं है, गलती मत कर दीजिएगा। तो आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा डी हो जाएगा ना, एना बीना राइट आंसर हो जाएगा। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, भाई किस में होगा? अच्छा क्वेश्चन है, कहने का मतलब यह है कि भाई सबसे ज़्यादा जो आपको सर्वाधिक ऊर्जा मिलता है ये किस में मिलता है? आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। बिल्कुल फैट में मिलता है ना, जो लोग फैट टिक कर रहे हो, है ना। ये आप सबको पता है कि 1 ग्राम वसा में जो है कितना कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, बिल्कुल यहाँ पे एटीपी के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन लिया भी हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक जो है निगरन और उल्टी के जो है नियमन केंद्र है, नियंत्रित करता है, ये बोल रहा है ना। तो जाहिर सी बात है सी हो जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा, बहुत डिटेल में बायोलॉजी में पढ़ाया। अगला क्वेश्चन है, समान मानव शरीर का जो तापक्रम होता है, डेफिनेटली आप लोग बता सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है, तो डी हो जाएगा। जो कि फॉरेन हाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट हो जाएगा। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बहुत कार्य पढ़ाया हो। कैल्विन में पूछा जाएगा तो 310 कैल्विन हो जाएगा। तो ये सब डेटा इसमें से कोई मैच ही नहीं कर रहा था, इसलिए आंसर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव में जो है शरीर के निम्नलिखित भागों में किस एक में जो है शुक्राणु डिम्बल को निषेचित करता है? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बी हो जाएगा, यह जो है डिम्बल वाहिनी नीली द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? बिल्कुल जो है ये इसमें जो उपयोग हम लोग करते हैं, किसका करते हैं भाई? तो ये जेट्रोफा का नाम सुना है ना, जिसे हम लोग रतन जोत भी कहते हैं ना, उसी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में साइलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर ये गुजरात राज्य में है। ये क्वेश्चन सब बहुत कायदे से मैं पढ़ाया हूँ बैच में। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का कौन से पीढ़ी का है, बता दो, है ना। तो बिल्कुल सी हो जाएगा, ये पंचम पीढ़ी का है। नेक्स्ट है, उदाइन वासव दत्ता की जो है यहाँ पे दंत कथा संबंधित है किससे? हाँ 64 का बिल्कुल ए हो जाएगा, उज्जैन से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, मतलब कि दक्कन पर जो है ये विजय प्राप्त किया था? हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सभी लोग जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें जो है कर रहित कृषि प्रदान की गई थी या की जाती थी? दोबारा सुनिए, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित, मतलब कि आपको टैक्स नहीं देना है, तो कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, ये बोल रहा है। बिल्कुल सी हो जाएगा, ब्राह्मणों को ऐसा दिया जाता था। तोरमान किस जातीय दल का था भाई? तोरमान, बिल्कुल ये बी हो जाएगा, हून का। निम्नलिखित युग्मों में से भाई आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। देखो मैं पुनः कह रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, उसका PDF से रिवीजन जरूर करना मेरे भाई, प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया हो ना डायरेक्टली एग्जाम में, अभी मैंने दिखाया हो ना, और ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में भी करवाया हो। इसमें इस सेट से 2-3 क्वेश्चन आपको BPSC में दिखा होगा। अब ये मत बोलिएगा कि सर आपने अभी सेट किया, नहीं, ये क्वेश्चन मैंने SI वाले SI वाला 71 BPSC वाले जो मॉक टेस्ट करवाया था ना, वहाँ पे भी मैं ये क्वेश्चन लिया था, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है भाई, देखो 68 नंबर का, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, ये पुस्तक का नाम है और ये लेखक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आता है। तो ये जो है कर्पूर मंजरी, ये हर्ष के द्वारा लिखा गया, बिल्कुल सही है। ये जो मालविका अग्निमित्र है कालिदास के द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है। नहीं, ये जो कर्पूरी मंजरी जो है ना, ये हर्ष के द्वारा नहीं, ये गलत है। ये गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि था राजशेखर, इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये राजशेखर के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा, राजशेखर, तो ये गलत हो जाएगा, ये बाकी सही है। मुद्रा राक्षस वैशाख दत्त के द्वारा, ये सौंदर्यनंद, ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, तो ये सब सही था, ये वाला गलत था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का जो है नायक था कौन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 69 का, बताओ। बिल्कुल जो लोग सी टिक कर रहे हो, अग्निमित्र है ना। देखिए ये बहुत दिलचस्प कहानी है ना। आंसर क्या होगा? अग्निमित्र। और अग्निमित्र कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि शुंग वंश का राजा था। पुष्यमित्र शुंग का ये पुत्र था अग्निमित्र, इसी के बारे में इन्होंने मेंशन किया। गीत गोविंद काव्य के रचिता वही है, बता दो। तो बिल्कुल ये जयदेव है, आप ये सभी लोग जवाब दिए होंगे। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी परशों की जो है समाप्ति कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। देखो इंदिरा गांधी के जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, आप सबको पता होना चाहिए, 1971 की बात है। तो उसी समय 363 क मतलब कि देसी राज्यों के शासक दी गई मान्यता को समाप्ति, जिसे हम लोग प्रिवी परशों का अंत, प्रिवी परशों कहते हैं, तो उसका अंत जो है किया गया था, है ना। और शासकों के कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं ना कि ये प्रिवी परशों की समाप्ति कौन से वर्ष हुआ? अच्छा, वर्ष से तो पूछा है ना। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। और कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1971 में, डी आंसर हो जाएगा। डिटेल में लिख दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम में जो है नियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? जाहिर सी बात है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 72 का, और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो ये आप सबको पता है 1935 के अधिनियम के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है वर्मा भारत से अलग हो गया था, है ना। जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार जो देश है। भारत के लिए संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? 73 का, बिल्कुल ये हो जाएगा। आप सबको पता है स्वराज पार्टी ने 1934 में ही ये बोला था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? दिल्ली का 74 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो भाई देखो 69 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, है ना। और ये कितने इसमें हुआ था? तो ये 1991 में संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि लोकसभा को जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है, या ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सी टिक करें, यूएसए हो जाएगा, सही है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है, ये कौन सा अधिकार है ये पूछ रहा है। तो डेफिनेटली इसका जो है ये विधिक अधिकार है भाई, ध्यान रखना, है ना। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 किस धारा में लोक सेवक की जो है परिभाषा दी गई है? तो आंसर क्या होगा भाई? ये धारा 2M के तहत, क्लॉज M के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जो है संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछे, बिल्कुल ये 42वां संविधान संशोधन है, 1976 में किया गया था ये संशोधन। ये सब ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदस्य को सूचित किए एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, कितने दिनों तक तब उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? तो ये 60 दिनों तक, है ना। अगला, भारत में मोहम्मद गौरी किसको जो है प्रथम अख्ता प्रदान किया था? इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछे। 11 का, बिल्कुल बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस से लड़ा था? किसके साथ लड़ा था? गोलकुंडा के बीच किनके बीच हुआ था? तो जाहिर सी बात है कुल्लू कुतुब और इसमें कृष्णदेव राय के बीच में हुआ था, है ना। और ये कब हुआ था? ये इसका डेट भी पूछ लेता है, गोलकुंडा का युद्ध। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गोलकुंडा का युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। देखो प्रशासनिक विभाग है, ये प्रारंभ करने वाले शासक है। तो ये जो है ना, आप देख सकते हो, दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए खैरात की बात कर ले तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। और ये दीवान ए रियासत की बात कर ले तो ये बलबन के द्वारा नहीं शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था बताइए आप लोग? हाँ बताइए। बिल्कुल, यहाँ जो है अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ये गलत था, ठीक। अगला क्वेश्चन है भाई, अमीर खुसरो ने
किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? बिल्कुल सी हो जाएगा ये, खरी बोली हिंदी के लिए। अमीर खुसरो इसके लिए प्रख्यात है, आप सबको बताना। भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है ना? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में हम लोग इसी को जानते हैं। और ये किस में लिखा है? तो आप सबको पता है कि ये जो है विंसेंट स्मिथ की रचना है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें समुद्रगुप्त को इस नाम से पुकारते हैं भारत के नेपोलियन। नेक्स्ट है भाई, दक्षिण भारत के ओलिगार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत का, बिल्कुल सी हो जाएगा। यह जो है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रण को जो उस पर नियंत्रण करता था ना, वो दक्षिण भारत में ये ओलिगार के नाम से प्रसिद्ध थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो डेफिनेटली ये अलवर संतों के द्वारा ना, अलवर संतों के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। और आपको मैं बता दूं, यहाँ से ना अभी एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एक्साइज एसआई। अगला क्वेश्चन है भाई कि क्वेश्चन पूछा कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य जो है हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 88 का, बिल्कुल डी हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और 21 अप्रैल, आप सबको पता होना चाहिए, ये डेट थोड़ा सा ध्यान रखना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाई गई मतलब कि श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ पे? बिल्कुल ये जो है फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? चलिए, तो 90 का आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा भाई, हॉकिंस हो जाएगा। पहले हॉकिंस आया था, ये 1608 के आसपास में। कैंपी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैंपी फ्लेग्रेई, ये फ्लेग्रेई है किस देश में स्थित जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इतना इंपॉर्टेंट है 91 का, अभी ये न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? तो 91 का आंसर भी हो जाएगा, ये इटली में है, ध्यान रखना। विश्व का पहला ऊर्जा संचरण उद्यान कहाँ उद्घाटन जो है किया गया? तो ये जो है 92 का, बिल्कुल जो लोग टिक कर रहे हो, हैदराबाद में किया गया है ना। और ये मैं आपको बता दूँ, तेलंगाना के राज्यपाल जिसका नाम है वैष्णोदेव वर्मा ने हैदराबाद में दुनिया का पहले ऊर्जा संयंत्र उद्यान जिसका नाम है बाबूजी वनम का उद्घाटन किया। बाबूजी महाराज के 150वीं नहीं होगा, 125वीं है ना, 125वीं जयंती पर। अगला क्वेश्चन है भाई, खबरों में रही सफ़ा मस्जिद किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है सफ़ा मस्जिद, 93 का, बिल्कुल ये गोवा में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस संस्था पर जो है निम्न पुरापाषाण युग के जो है प्रागैतिहासिक उपकरण खोजे हैं? 94 का, बिल्कुल ये मंगरवानी में, अभी ये भी न्यूज़ में था, ठीक है ना। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा, ये हरियाणा के आसपास का वाला क्षेत्र है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। विश्व अस्थमा दिवस जो है 2025 किस दिन मनाया गया है? तो ये आंसर आपको बताइए, 6 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इसका थीम इस बार का क्या था आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में खबरों में रहा, और ये भी द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, अलकाट्राज द्वीप किस देश में स्थित है? अभी खबर में था, न्यूज़ में था, और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बिल्कुल ए हो जाएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों से, एक मिनट रिपीट कर देना, क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? 97 का, बिल्कुल ये हो जाएगा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार योजना 2025 है। अगला क्वेश्चन है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण है, GLEX का मेजबान कौन सा देश है ना? तो आंसर क्या होगा भैया? डी हो जाएगा, भारत है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, 7 मई 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के जो है जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सभी को बताइए कौन सा ऑपरेशन है ना? तो आंसर ऑपरेशन सिंदूर है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा, ये क्या है नाम इसका? अनक जो है कराकाटोवा, अनक कराकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ज्वालामुखी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कहाँ पे होगा भाई? तो ये इंडोनेशिया में है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है कंप्लीट किए इसमें टोटल 100 का 100 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 100 में से आपने निगेटिव काट के कितने मार्क्स लाए हैं। और आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं सब कुछ फ्री में, और आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का डिज़ाइन किया गया है, और बहुत मेहनत लगता है इन चीज़ों में, तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। बाकी जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा सारे सेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो आ सकते हो। इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोल ही दिया हूँ कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए 9341766130 इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए